तो हम यहाँ फिजिक्स के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कैलोरीमेट्री देखेंगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ कैलोरीमेट्री। ये बहुत इजी सिंपल से टॉपिक है। इसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी और एक दूसरा बॉडी। ये बॉडी ए ले लेते हैं, ये बॉडी बी। अब इस बॉडी ए का टेम्परेचर मान लेता हूँ जो टी ए है और इस बॉडी बी का टेम्परेचर टी बी। अगर टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी, अगर टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी, तो हमारा हीट जो है इस बॉडी से इस बॉडी के पास जाएगा। हीट ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोलर बॉडी। जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है उनसे जिनका टेम्परेचर कम है उस डायरेक्शन में हीट जाएगा। और ऐसे जाकर क्या होगा, ये टी टेम्परेचर जो है ये घट जाएगा और ये टी बी टेम्परेचर जो है ये बढ़ता जाएगा। बढ़कर क्या होगा, अल्टीमेटली एक टेम्परेचर आएगा जिसे हम कह सकते हैं टी। वो है कॉमन टेम्परेचर। जब ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, तो इनका टेम्परेचर जो हॉट बॉडी है वो कूल होने लगेगा, जो कूल बॉडी है वो हॉट होने लगेगा, जो हॉट बॉडी है उनका टेम्परेचर कम होने लगेगा और जो कोल्ड बॉडी है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होने लगेगा और होकर एक कॉमन टेम्परेचर पे आके ये रुक जाएंगे। बस इतनी सी बात होती है कैलोरीमेट्री में। और ये भी कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, ये हॉट बॉडी है ना, तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, अगर उल्टा होता कि टी बी है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा है टी ए से, तो हमारा हीट कैसे फ्लो करता, इस डायरेक्शन में फ्लो करता। फिर से कॉमन टेम्परेचर ले लेता हूँ, टी हो जाते उस वक्त, और यहाँ पर हीट विल फ्लो अगेन फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। और कैसे क्या कहेंगे कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। हीट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो एक बॉडी एनर्जी लूज कर रहा है, दूसरा बॉडी उतना ही एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये एक टाइप से एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही प्रिंसिपल है। अब हीट लॉस्ट जो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और हीट गेन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, ये देखना है। तो बेसिकली हमें दो फॉर्मूला जानने से ही ये पूरा कार्यक्रम ख़त्म हो सकता है। कैसे? हीट जो है, हीट उसे हम Q से डिनोट करते हैं और Q इज इक्वल्स टू mst। इतना जानकर रखेंगे तो ही काम ख़त्म। जहाँ m क्या है, m है हमारा मास। जिस भी सब्सटेंस हीट अगर गेन कर रहा है तो उस गेन वाले बॉडी का मास, हीट कोई लूज़ कर रहा है तो वो लूज़ होने वाले बॉडी का मास। S है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारा S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास का यूनिट ग्राम में है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और ये T क्या है, T है डिफरेंस इन टेम्परेचर, या राइज भी हो सकता है या फॉल भी हो सकता है। तो क्या है, हमारा जो हॉट बॉडी है उनका टेम्परेचर तो घटेगा, घटकर क्या हो जाएगा, टी ए था अब टी हो जाएगा, तो इनका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इनका डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। फिर यहाँ ये कोल्ड बॉडी का क्या होगा, इनके लिए तो पहले टेम्परेचर टी बी था, अब टी हो गया, तो इनका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, टी माइनस टी बी, तो इनका भी डिफरेंस इन टेम्परेचर। वो डिफरेंस इन टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस ग्राम ग्राम कर दिए, तो ये क्यू क्या है, कैलोरी में आ रहा है हमारा, ये पूरा क्यू क्या है, कैलोरी में आ रहा है, ठीक है ना। इतनी सी बात है। अब हीट लॉस्ट होगा जो बॉडी का, उनके लिए भी ये मास इंटू उनका स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट गेन होगा जिस बॉडी का, उनके लिए भी उस बॉडी का मास प्लस उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उस बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो पहला बॉडी है उनका मास है m1, ठीक है,
या एम ए ही ले लेते हैं, उनका मास एम ए है, उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है एस स्मॉल एस ए है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है देख सकते हैं, पहले टी ए था, बाद में उसका टेम्परेचर घटकर टी हो रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का। तो ये हो गया क्या, हीट लॉस्ट बाय द कोल्ड बॉडी, ये है सॉरी हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं कि टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी, ठीक है। और बॉडी ए जो है, ए इज़ हॉट एंड बी इज़ कोल्ड। अब इन दोनों बॉडी को अगर मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो बॉडी ए जो है वो इतना हीट लॉस करेगा, एंड बॉडी बी, मास ऑफ द बॉडी बी एम बी, एस बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, पहले उनका टी बी था, बाद में टी हो गया, इंक्रीज हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे टी माइनस टी बी, ठीक है। ये है इनका इंक्रीज इन हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। बस इसे इक्वेट करेंगे, जो भी अननोन है वो हम निकाल सकते हैं, इतनी सी बात है। और ये बात जानकर रखना है कि एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होता है वो देख लेते हैं। लैटेंट हीट इसे डिनोट करते हैं एल से, कैपिटल एल से, ठीक है। और इनका यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट होता है जूल पर केजी एसआई में, और सीजीएस में होता है कैलोरी पर ग्राम इन सीजीएस। इनका ये दो यूनिट है। अब ये लैटेंट हीट क्या होता है, समझने वाली बात है कि इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड और सप्लाइड फॉर चेंजिंग कम्प्लीटली द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि अगर वाटर है, मैं इसे हीट कर रहा हूँ, वाटर है, मैं इसे हीट करूँगा, यहाँ से हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, सीधी सी बात है, टेम्परेचर विल इंक्रीज। और लेकिन ऐसा देख रहे हैं कि अगर आइस है, आइस कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, इनको अगर मैं हीट करूँगा तो देखा जा रहा है कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि ये आइस जो है ये 0 डिग्री से आइस से ये 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर बन रहा है, और उनका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, लेकिन मैं हीट कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने, वाटर जब है, वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब मैं आइस को हीट कर रहा हूँ तो आइस 0 डिग्री में था, अब ये आइस हीट होने के कारण 0 डिग्री से आइस से अब ये 0 डिग्री वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हीट करने से, यहाँ पर नॉर्मली क्या है, हीट दे रहा हूँ, हीट गिवन, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। इस केस में क्या देख रहे हैं कि हीट गिवन बट टेम्परेचर नॉट इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, रैदर, लेकिन क्या हुआ, रैदर स्टेट चेंजेस, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। कैसे चेंज हुआ, सॉलिड से क्या हो गया, सॉलिड से चेंज होकर लिक्विड बन गए। तो हमें ये समझना है कि इस कंडीशन में जो मैं हीट दे रहा था वो इनके मॉलिक्यूल्स में जाकर स्टोर हो रहे हैं, और उनका स्पीड बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, एंड देयरफॉर टेम्परेचर इस बॉडी का या इस मैटर का बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं हीट दे रहा हूँ वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रहा, बल्कि वो हीट मैटर के स्टेट को चेंज करने के काम आ रहा है। मतलब कि ये हीट लेकर आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये हीट लेकर आइस जो है वो आइस से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं जब भी मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है मैटर को, तो कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ हीट चाहिए, जिसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन स्टेट चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली जब वाटर से वेपर में कन्वर्ट करना होगा, उस वक्त वाटर को भी मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचा दिया हूं,
जैसे ये वाटर है, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसे अगर मैं और हीट देता रहूँगा, हीट यहाँ पर, तो ये क्या होगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होंगे और इनका टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कहेंगे ना कि मैं हीट दिया तो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, तो ये जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के काम में नहीं आकर इनके स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के काम आ रहा है। कैसे कि वो लिक्विड से क्या हो रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में, वेपर में, या गैस लिख सकते हैं, वेपर लिखना अच्छा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट लग रहा है, इस हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट। ये हीट क्या काम आता है, टेम्परेचर इंक्रीज के काम नहीं आता, ये हीट काम आता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में, स्टेट ऑफ मैटर के चेंज करने में। तो लैटेंट हीट कब कब लगेगा, जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो मुझे लैटेंट हीट देना है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा मुझे लैटेंट हीट चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी हीट से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसे हम लैटेंट हीट नहीं कहते, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं, और वहाँ से वे यूज होता है। तो यहाँ भी हीट अगर देखें, हीट और जिसे Q से डिनोट करें तो Q इज इक्वल्स टू M इंटू एल। लाजमी सी बात है, इनका यूनिट क्या है, जूल पर केजी। तो मैं अगर इसका यूनिट लिखता हूँ केजी और इनका यूनिट लिखता हूँ जूल पर केजी, तो यहाँ से केजी काट कर इनका यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया। मतलब हमारा हीट का यूनिट जूल। ये हो गए SI सिस्टम में। अगर मैं CGS की बात करूं तो CGS में ये ग्राम के मास का यूनिट ग्राम है और लेटेंट हीट का यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ कैलोरी पर ग्राम, यहाँ पर ग्राम ग्राम कट कर यूनिट कैलोरी। इसका मतलब कि हीट का यूनिट, ये हीट का यूनिट SI में कैलोरी है, जूल है, और CGS में कैलोरी है। यही होना चाहिए था, तो यही हमारा यूनिट है। ऐसे हम समझ सकते हैं। अब इनका वैल्यू में आते हैं, तो जो जनरल है वो देख लेते हैं। वाटर का हमें 3 वैल्यू इन जनरल याद रखना है। वाटर का S, दैट मीन्स वाटर का SW लिखता हूँ, इसे कहते हैं 1। ये क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, इनका यूनिट भी लिख देता हूँ साथ में। इनका यूनिट है 1, क्या, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये है वाटर का। और लैटेंट हीट 2 टाइप के होंगे। एक लैटेंट हीट यहाँ पर लिख देता हूँ, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हीट से मुझे वाटर से वेपर जाने को मिल रहा है। सिमिलरली एक लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होगा, जहाँ पे मैं वेपर से वाटर में जाऊँगा। ये दोनों ही सेम होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। वेपराइजेशन मतलब क्या हुआ, वेपराइजेशन नाम से ही समझ आ रहा है ना, लिक्विड से वेपर में जाऊंगा। और कंडेंसेशन यहाँ पर मैं वेपर से लिक्विड में जा रहा हूँ। ये दोनों ही सेम है। वाटर के लिए ये जो है LV, ये है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है ना, इनका यूनिट कैलोरी पर ग्राम होता है वाटर के लिए। ये क्या है, वाटर और वेपर, इनके बीच का कन्वर्सन जब भी होंगे तो इनमें LV मतलब इस पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू या लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का वैल्यू 540 ग्राम पर कैलोरी है, कैलोरी पर ग्राम है। और इसे कहते हैं F मतलब फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे इस केस में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न लग रहा था, LF, और दैट इज इक्वल्स टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इज इक्वल्स टू लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। फ्यूज़न का क्या मतलब हुआ, फ्यूज़न का मतलब हो रहा है कि ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और सॉलिडिफिकेशन इसका मतलब हो रहा है कि ये वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले हीट क्या है, लाजमी सी बात है, जब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये लैटेंट हीट लेकर कन्वर्ट होगा।
जब ये वाटर से आइस में कन्वर्ट होगा तो ये इतना लैटेंट हीट दे देगा, ये रिटर्न कर देगा हीट कहीं किसी और को, तब ये वाटर से आइस में कन्वर्ट होगा। यहाँ भी सेम है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेकर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन देकर ये वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनका वैल्यू यहाँ पर है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये किसके बीच, ये आइस और वाटर के बीच का है। ठीक है, सीधी सी बात है, आइस से जब वाटर बनना है तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम लैटेंट हीट लेगा, तब ये आइस से वाटर कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि ये फ्यूजन जो वाटर से आइस का कन्वर्सन 0 डिग्री पे होता है। और इस केस में 540 कैलोरी पर ग्राम लेकर वेपर वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, या 550 कैलोरी पर ग्राम देकर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होगा। कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमें याद रखने हैं। तो हम यहाँ से अब कैसे क्या समझ सकते हैं कि हमारा हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, इतना तो पता चल गया। और जो हीट है Q, उसे क्या क्या लिख सकते, MST, ठीक है, और क्या लिख सकते, ML। ये दो तरीके से मैं हीट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब जिसने लॉस्ट किया उनका मास, उनका स्पेसिफिक हीट, उनका टेम्परेचर डिफरेंस, और जिसने गेन किया उनका मास, स्पेसिफिक टेम्परेचर डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी जिसने हीट लॉस्ट किया है उनका मास इंटू लैटेंट हीट, जिसने हीट गेन किया है उनका मास इंटू लैटेंट हीट। यही सारे रिलेशन देखकर हम फिर सॉल्व करेंगे और कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है इसे हम एक छोटे से न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज हीटेड टू 122 डिग्री सेल्सियस। तो एक बॉडी है जिनका मास 100 ग्राम है, जिसे हमने 122 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, एंड ही क्विकली इमर्ज्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस, केप्ट इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम। तो देखिए क्या है, एक बॉडी है जिनका मास कितना है, 100 ग्राम है। इसे हमने 122 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है, और इसे हीट करके जल्दी से हमने क्या किया, एक कैलोरीमीटर है जिनका कैलोरीमीटर जो है उनका मास है 50 ग्राम, और ये कॉपर का बना है। ठीक है, ऐसे एक कैलोरीमीटर में हमने डाला है, इस कैलोरीमीटर के भीतर क्या है, 300 ग्राम ऑफ वाटर है, 300 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर, और ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये 28 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरीमीटर खुद 50 ग्राम का है, कॉपर का बना है, वाटर जो इसमें 300 ग्राम है, और ये सारे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इस ऐसे अरेंजमेंट में हमने एक 100 ग्राम का बॉडी जिनका 122 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इसे हमने डाल दिया। डालने के बाद क्या होंगे, कुछ देर बाद ये इनका टेम्परेचर घटने लगेगा, और इस वाटर और पूरे कैलोरीमीटर सबका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अल्टीमेटली एक कॉमन टेम्परेचर T पे आकर सारा कुछ रुकेगा, जहाँ पर हमारा इस बॉडी का भी टेम्परेचर T हो चुका है, और इनका भी टेम्परेचर, सारे अरेंजमेंट का T, मतलब सब कुछ का टेम्परेचर T हो चुका है। कैसा होगा, एक बॉडी ऐसा कैलोरीमीटर है, इसके भीतर वाटर भी है, इनके अंदर ये बॉडी भी है, और ये सब कुछ का टेम्परेचर एक साथ कितना है, T डिग्री सेल्सियस। ऐसे हो जाएंगे ना। और होगा क्या, ये हॉट बॉडी है, ये इसने अपना हीट लूज़ किया है, और ये पूरे कोल्ड बॉडी, इसने इतना जितना इसने हीट लूज़ किया उतना ही इसने हीट गेन किया, और टेम्परेचर कॉमन हो चुका है। ऐसे ही होंगे। यहाँ कॉमन टेम्परेचर भी दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा कॉमन टेम्परेचर भी पता है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी दे के दिया है, और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी पूछ रहे हैं। तो मैं देखता हूँ क्या क्या दिया है। अगर मैं ये हॉट बॉडी को मास 1 ले लूँ, मतलब 1 नंबर से डिनोट करूँगा, ये हमारा सिस्टम 1 है, और ये हमारा सिस्टम
टू है। सिस्टम 2 में हमारे पास वाटर है और कॉपर है कैलोरीमीटर। तो ऐसे ऐसे डिनोट करता हूँ। तो हमारा मास ऑफ बॉडी क्या है 1, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। इनका एस क्या है, एस ऑफ द बॉडी वही तो मुझे निकालना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी नहीं पता। इनका टी क्या होगा, टी मतलब क्या है, राइज या फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस बेसिकली। तो पहले कितना था 122 डिग्री, बाद में कितना हो गया, कॉमन टेम्परेचर दिया है ना 30 डिग्री, तो बाद में 30 डिग्री। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 92 डिग्री सेल्सियस, ये इनका डिफरेंस है। ठीक है, ये इस बॉडी का केस ख़त्म। इस बॉडी का अगर मैं देखूं तो मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है 300 ग्राम्स। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मुझे पहले से याद रखना है, इसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर डिफरेंस पहले ये 28 था, अब ये 30 डिग्री हो गया है। कॉमन टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस हुआ 30 माइनस 28 इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस, इनका टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारे वाटर का केस। फिर कैलोरीमीटर मतलब कॉपर का बना है तो उनका भी केस लेते हैं। मास ऑफ कैलोरीमीटर या कॉपर कितना है 50 ग्राम है, दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये भी दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.09। तो 0.09 यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस पहले ये 28 में था, बाद में 30 हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस 30 माइनस 28 इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर डिफरेंस। अब आप देखिए किसने किसने हीट लूज़ किया, इसने हीट लूज़ किया, हीट लॉस्ट। और किसने गेन किया, इन दोनों ने मिलकर गेन किया, हीट गेंड। इक्वेशन कैसे होंगे सिंपल, M1S1T, यहाँ पर T1 ही कर देते हैं, T1। और इनका भी सेम ही होगा, ये TW और TC। ठीक है, तो M1S1T1 इज इक्वल्स टू MWSWTW प्लस MCSCTC, ऐसा लिख सकते हैं। M1 कितना है 100 ग्राम, इंटू S1 नहीं पता, इंटू T1 92 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल्स टू इनका क्या है MW 300 इंटू 1 इंटू ये 2। ठीक है, ये ख़त्म। वाटर का इतना हीट वाटर ने गेन किया, और कॉपर ने कितना हीट गेन किया 50 ग्राम इंटू 0.09 इंटू 2। ठीक है, तो इतना वाटर ने हीट गेन किया, इतना कॉपर ने हीट गेन किया, और इतना हीट हमारे बॉडी ने लॉस्ट किया। यहाँ से मैं अब एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ 9200 S1 इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकता हूँ एक साथ 600 प्लस इसे लिख सकता हूँ 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 0.09 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 9। तो मैं लिख सकता हूँ S1 इज इक्वल्स टू 609 बाई 9200। इनका यूनिट क्या है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.066 आएंगे, और यूनिट क्या होगा सेम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हम इसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम और एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर समझेंगे। ये एक नया टर्म आ रहा है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। इसे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास एक साइड क्या है, एक साइड है 10 ग्राम वाटर है जिनका टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे साइड क्या है 5 ग्राम वाटर है जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इन्हें हम मिक्स कर रहे हैं एक कैलोरीमीटर में। अब जैसे पहले ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, इसे हम एक कैलोरीमीटर, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास
5 ग्राम ऑफ वाटर इन 0 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है। इस मटेरियल के ये एक सब्सटेंस का बना है, एक मेटल का बना होगा। पहले जैसे हमने देखा था कॉपर का बना है। यहाँ पर उन्होंने कैलोरीमीटर के बारे में और कुछ नहीं कहा है, ना उनका ग्राम में वेट दिया है, ना उनका मेटल बताया है, ना उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया है उनका। सीधा क्या दिया है उन्होंने कि एक वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर वो क्या होता है डिस्कस करते हैं। और ऐसे एक सब्सटेंस के अंदर कैलोरीमीटर के अंदर हमने 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस डाल दिया है। अब हमारा एक फाइनल टेम्परेचर होगा जो होगा T, वही मुझे निकालने को कहा गया है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है 70 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, दोनों मिलेंगे तो फाइनल टेम्परेचर 70 से कुछ कम और 0 से कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, ये वाले जो सब्सटेंस है इनका मुझे मास चाहिए, इसे m1 ले लेता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, s1 ले लेता हूँ। टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, t1 ले लेता हूँ, ठीक है। मास तो दिया है 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ये है क्या, ये वाटर ही है ना, तो वाटर का तो हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली 70 डिग्री है, बाद में जाकर टी हो जा रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या है 70 माइनस टी। टी है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, जो मुझसे पूछा गया ये फाइनल टेम्परेचर, ये हमने लिया है टी। ऐसा हो गया इस साइड का। ये क्या होगा, ये हीट लॉस्ट होगा, वाटर यहाँ का हीट लॉस करेगा और ये गेन करेगा। यहाँ कौन कौन हीट गेन करेंगे, पहली बात है वाटर जो MW है ये 5 ग्राम ये हीट गेन करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या, इनका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री है और इस बाद में क्या हो जाएगा T डिग्री हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, TW में लिखूँ तो चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 0, क्यों, पहले 0 था बाद में T हो जाएंगे, ठीक है। और HW वाटर का क्या होता है, वाटर का भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ऐसा। और अब हम आते हैं कैलोरीमीटर पे। तो कैलोरीमीटर के बारे में जैसे पहले के न्यूमेरिकल में आप देखिए, हमें कैलोरीमीटर के बारे में क्या दिया था कि उनका वेट है, कैलोरी मास है 50 ग्राम और वो कॉपर का बना है, ठीक है ना। और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमें दिया है, मतलब कैलोरीमीटर का मास भी दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया है और टेम्परेचर डिफरेंस भी मुझे पता है, तब मैं उसका MST निकाल लिया हूँ। यहाँ पर वो हमें ये सब नहीं दिए, सिर्फ बदले में क्या दिए हैं कि कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है 1.3। इसका ये मतलब होता है कि कैलोरीमीटर ऐसे कुछ एक मटेरियल का बना है जो इक्विवेलेंट है वाटर के। कितना वाटर के, तो कैलोरीमीटर इक्विवेलेंट है 1.3 ग्राम ऑफ वाटर के। अगर वो कैलोरीमीटर का जो बॉडी है वो इक्विवेलेंट है 1.3 ग्राम ऑफ वाटर के, तो ये वाटर की इक्विवेलेंट है तो उनका मास बता दिया है। अब उनका वाटर की इक्विवेलेंट है तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे लिखना होगा। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमें पता है। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है कैलोरीमीटर के लिए, ये पहले 0 डिग्री था और बाद में T हो गया, तो फिर यहाँ पर T माइनस 0। कहने का ये मतलब है कि कैलोरी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर हो गए कि मुझे कैलोरीमीटर का मास अलग से नहीं पता, मुझे कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता, लेकिन इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ वाटर से, कि वाटर का एक मास बता दे रहे हैं यहाँ पर कि वाटर इक्विवेलेंट है 1.3 ग्राम, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मैं वाटर का ही ले लूँगा जो होता है 1, ठीक है ना, 1। तो ऐसे करके जो आएगा उसे हम कहते हैं इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट। दैट मीन्स ये पूरे कैलोरीमीटर की जगह समझो कि कैलोरीमीटर नहीं है, उसकी जगह वाटर है, और ये वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे वही कैलोरीमीटर हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे ये 70 डिग्री सेल्सियस का वाटर मैं जब इसमें डालूंगा तो क्या होगा, कुछ हीट इसमें से इस वाटर का कुछ हीट ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ हीट ये कैलोरीमीटर का बॉडी एब्जॉर्ब करेंगे। तो उसके लिए मुझे कैलोरीमीटर का, जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में था, मुझे कैलोरीमीटर का मास पता होना चाहिए, उसके बाद उसका स्पेसिफिक हीट पता होना चाहिए,
जैसे ये था ना, मास पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस, तब ये कैलोरीमीटर कितना हीट ले लेगा ये मुझे पता चलेगा। यहाँ पर वो सब नहीं देखकर मुझे बोल दिया है कि आप समझो कि ये मास और ये स्पेसिफिक हीट मिलाकर जो होगा वो ये वाटर 1.3 ग्राम मास है, और स्पेसिफिक हीट सबको पता है वाटर का 1, तो आप इसको 1.3 इंटू 1 ले लीजिए, जो होगा वही एज इफ कैलोरीमीटर के बदले है ना। तो इस केस में अगर हमें ये सब समझ आ रहा है तो इस केस में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वाटर एक्चुअली जो वाटर है वो 5 ग्राम है, और कैलोरीमीटर का इक्विवेलेंट जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 1.3 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता ही है 1 ग्राम होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, और यहाँ पे भी 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस भी दोनों का सेम है। इनिशियली ये वाटर एज वेल एज कैलोरीमीटर दोनों ही 0 डिग्री में था, बाद में डालने के बाद सब कुछ टी हो गया, मतलब ये भी टी हो गया, और ये वाटर जो है वो भी टी डिग्री सेल्सियस हो गया, कैलोरीमीटर भी टी डिग्री सेल्सियस हो गया, फाइनल टेम्परेचर ओवरऑल सब कुछ का टी है। तो ऐसे है, इसे मैं एक साथ कैसे लिख सकता था कि इस केस में ये फर्स्ट केस ऐसा है, और ये सेकेंड केस में मैं एक साथ लिख सकता हूँ इनको, कि अब मैं M2 लिखूँगा, M2 ये सेकेंड केस, इसमें मैं 5 ग्राम वाटर प्लस 1.3 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब मैं यहाँ पर वाटर का मास ले रहा हूँ और कैलोरीमीटर का भी इक्विवेलेंट वाटर मास ले रहा हूँ, सब मिलाकर ये 6.3 ग्राम हो गया। S2 क्या होगा, S2 होगा क्योंकि ये सारा कुछ वाटर है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सिर्फ वाटर का, ग्राम पर डिग्री ग्राम कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली ये 0 था, बाद में T हो रहा है, तो T माइनस 0 इक्वल्स टू T, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इसे मैं T2 ले रहा हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, हीट लॉस्ट बाई 1 इज इक्वल्स टू हीट गेंड बाई 2। ठीक है ना, तो इनका M1 S1 T1 इज इक्वल्स टू इनका M2 S2 T2। ठीक है, इनका M1 कितना है 10 ग्राम इंटू 1 इंटू T कितना है 70 माइनस T। ठीक है, और इनका M2 कितना है 6.3 इंटू S2 भी 1 है, और टेम्परेचर T2 कितना है 50। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 700 माइनस 10T इज इक्वल्स टू 6.3T। ठीक है, तो फिर लिख सकते हैं 700 इज इक्वल्स टू 16.3T, और यहाँ से लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाई 16.3। ओके, इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 42.95 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है, कि कैलोरीमीटर की जगह मैं उसके वाटर को ले रहा हूँ, कि ये कैलोरीमीटर जितना हीट एब्जॉर्ब करता, इनका जो मास होता उसके जगह मैं वाटर का मास ले रहा हूँ और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी ले रहा हूँ। ओके, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा, इट इज the mass of water which will be heated through 1 degree by the amount of heat that rises the temperature of the body through 1 degree।
ठीक है ना। जितना हीट मुझे लगता है एक कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए मुझे जितना हीट लगता, उतने हीट से मैं कितने अमाउंट ऑफ वाटर को, कितने अमाउंट ऑफ वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा सकता हूँ, उतने अमाउंट ऑफ वाटर को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने अमाउंट ऑफ हीट से मैं कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा सकता था, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट से मैं कितने अमाउंट ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से उनका टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसे ही हम वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कैलोरीमीटर एक ऐसा इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस मास कुछ है, ठीक है, और जिनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ है। इसके टेम्परेचर को मुझे अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे मान लेता हूँ कि मुझे 10 जूल ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो अब इस 10 जूल ऑफ हीट को मैं अगर वाटर को दूँ और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो ये 10 जूल ऑफ हीट अगर मैं कितने वाटर को दूंगा ताकि इस वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, वो जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा मैं पकड़ लेता हूँ वो वाटर है, मान लीजिए कि 10 ग्राम। तो ये 10 ग्राम हो गया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरीमीटर। ताकि 10 जूल हीट मैं कैलोरीमीटर को देता हूँ तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है, और यही 10 जूल मैं 10 ग्राम ऑफ वाटर को दे रहा हूँ तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ रहा है। देयरफॉर ये कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना है, ये 10 ग्राम। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये न्यूमेरिकल करते वक्त काम में आता है वाटर इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं कि melting point and effect of pressure on it. Melting point and effect of pressure on it. इजी है बहुत समझना इसमें। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस प्रेशर पे मुझे अगर कोई सब्सटेंस को मेल्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होंगे उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज द डेफिनिट टेम्परेचर at which it melts on heating under normal atmospheric pressure and temperature remains constant during the melting process is completed। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितने डिग्री सेल्सियस पे हमारा मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है मेल्टिंग प्रोसेस, और वो कंटिन्यू होता रहता है मेल्टिंग इस सेम टेम्परेचर पे जब तक मेल्टिंग हमारा कंप्लीट नहीं हो। तो उस टाइप के हमारे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर से बताता हूँ वाटर का एग्जांपल लेके कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा वाटर जो है वो मान लीजिए आइस है अभी फ़िलहाल, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट होता है। और जब तक ये आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। तो हमें क्या मिलता है, इनिशियली आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर वाटर मिल जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो कन्वर्सन हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्सन हो रहा है वो टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। और ये पूरा कार्यक्रम किस में हो रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं कि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज द डेफिनिट टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग
under normal atmospheric pressure and temperature remains constant until melting process is completed. जब तक मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब प्रेशर का क्या फ़र्क है मेल्टिंग पॉइंट में, तो उसके पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम का क्या फ़र्क है मेल्टिंग पॉइंट में। तो हम देखें हैं कि हमारे पास दो टाइप ऑफ सब्सटेंस है। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे ही तो हम मेल्ट कहते हैं, और सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ता है। ये जनरली हम देखते हैं, कोई भी चीज़ जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये प्रेशर का क्या इफेक्ट है मेल्टिंग पे, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हर वक्त वॉल्यूम जो है वो घटने का काम होता है, वॉल्यूम घटना का काम होता है। ठीक है, लेकिन मुझे मेल्टिंग में वॉल्यूम बढ़ना है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, तो अल्टीमेटली प्रेशर बढ़ाने से ये वॉल्यूम घट रहा है और मेल्टिंग के लिए वॉल्यूम को बढ़ना होता है, अपोज हो रहा है ना एक दूसरे का। तो प्रेशर बढ़ाने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी अपोज हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग तभी होगा जब वॉल्यूम को बढ़ना है, वॉल्यूम बढ़ नहीं पा रहा इसलिए मेल्टिंग भी नहीं हो पा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ये हमने देखा है नॉर्मल कंडीशन में। एग्जाम्पल क्या है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में हमने देखा है कि जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने का ये भी मतलब है कि ये हमारा पैराफिन वैक्स विल नॉट मेल्ट क्विकली। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज मतलब इट विल नॉट मेल्ट क्विकली, नॉट मेल्ट क्विकली या इजीली, जल्दी मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, जितने टेम्परेचर में ये पहले मेल्ट हो सकता था, मैं मान लेता हूँ पैराफिन वैक्स पहले मेल्ट होता था 70 डिग्री सेल्सियस पे, अब क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है ये मेल्ट होगा अब मान लेता हूँ 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो मुझे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा तब ये मेल्ट होगा। कब? जब प्रेशर हमने पहले से इंक्रीज करके रखा है तब। सो एज प्रेशर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। किनका? जिनमें सॉलिड से लिक्विड जाते वक्त वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या हर जगह सॉलिड से लिक्विड में जाऊँगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा? आंसर है नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाटर। वाटर हमें एनामिलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि जब ये सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो हमने देखा है वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम ऐसे है ना, मतलब ये 0 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। 4 डिग्री पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम है। इसका मतलब वाटर जब आइस है ये 0 डिग्री पे, आइस से जब ये वाटर बन रहा है तब इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देन जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो वाटर के केस में सॉलिड टू लिक्विड देन वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसे वाले सब्सटेंस में अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया है, प्रेशर इंक्रीज होने पे वॉल्यूम डिक्रीज होता ही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उनका वॉल्यूम जो है सिकुड़ कर छोटा होगा, डिक्रीज होता है। और इनको क्या चाहिए, मेल्टिंग होने के लिए इनका भी वॉल्यूम डिक्रीज ही होना चाहिए। तो मैं प्रेशर बढ़ा के ऐसा एक कंडीशन बना रहा हूँ जो इनके मेल्टिंग को फेवर करता है, क्योंकि इनका मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड बनना मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज होना, और प्रेशर का बढ़ना मतलब भी वॉल्यूम का डिक्रीज होना। तो प्रेशर का बढ़ना जो है मेल्टिंग को हेल्प कर रहा है, देयरफॉर हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता था, अब वाटर 0 क्यों, वाटर -5 डिग्री सेल्सियस में भी सॉरी वाटर नहीं, आइस जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता था अब आइस -5 डिग्री सेल्सियस में भी मेल्ट करना शुरू कर देगा, है ना, क्योंकि प्रेशर हाई है। इसलिए अगर आप एक आइस के ऊपर कुछ भारी चीज़ रख देंगे तो हम देखते हैं कि वो आइस और जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसका यही कारण है कि जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। वो तो -5 में ही मेल्ट करने को तैयार है
और आइस का टेम्परेचर खुद तो 0 डिग्री होता है, वो -5 में ही मेल्ट करने के लिए तैयार है, तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट करने लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आइस। इस कंडीशन का, किस कंडीशन का, कि जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका एग्जाम्पल है आइस। इस कंडीशन का कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के होते समय वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इनका एग्जाम्पल है पैराफिन वैक्स, इनका एग्जाम्पल है आइस। और यहाँ पर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो इट विल मेल्ट क्विकली या इजली। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे। तो जिस सब्सटेंस का सॉलिड से लिक्विड कन्वर्सन समय या मेल्टिंग के समय वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ऐसे सब्सटेंस में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होगा वो भी बताया कि जब जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब तक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और इनको मेल्ट होने के लिए इनका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करके मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है, मेल्टिंग क्विकली नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है मेल्टिंग में। यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होते वक्त इनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर भी इंक्रीज करके मैं इनका वॉल्यूम डिक्रीज ही कर रहा हूँ, तो ये फेवर कर रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग और जल्दी जल्दी होगा, क्विकली होगा, ईजली होगा, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, 0 की जगह -5 में ही आइस मेल्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ से समझा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। वाटर के इस प्रॉपर्टी से जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, एक और प्रिंसिपल निकल कर सामने आता है जिसे हम कहते हैं रिजेलेशन ऑफ वाटर। रिजेलेशन का क्या मतलब है कि आपने देखा होगा, अगर आइस का 2 टुकड़ा है, ये भी एक आइस है और ये भी एक आइस है, ठीक है, आइस का 2 टुकड़ा है, अगर मैं इसे एक दूसरे के साथ प्रेस करके रखूँगा, ऐसे कंप्रेस करके, ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़े, दोनों को ऐसे प्रेशर देकर दोनों तरफ से इसे कंप्रेस करके रखूँगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर आइस जो है, इस रीजन पे प्रेशर जहाँ ज़्यादा है, इस रीजन पे आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का आइस मेल्ट कर गया। फिर मैंने ये क्या किया, ये फोर्स जो लगाया था इसे छोड़ दिया, नॉर्मली रख दिया हूँ ऐसे ही, जब मेल्ट हो गया उसके बाद यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, क्योंकि बीच का आइस सिर्फ मेल्ट हुआ है, वाटर बन गया, लेकिन मैं जब प्रेशर देना छोड़ दिया तो यहाँ पे फिर वाटर वाटर ऐसा बीच में जुड़ा है, रखा है। जब मैं प्रेशर बंद कर दिया हूँ तो क्या हुआ, प्रेशर फिर डिक्रीज हो गया, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट फिर नॉर्मल हो गया है। जैसे यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज था तो मेल्टिंग पॉइंट -5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, इसका मतलब हमारा आइस जल्दी मेल्ट करा था, आइस वॉज मेल्टिंग क्विकली। ठीक है, अब जब मैं प्रेशर छोड़ दिया, यहाँ से हटा दिया, प्रेशर नॉर्मल कर दिया हूँ, तो हाँ मेल्टिंग पॉइंट फिर से नॉर्मल हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो वाटर बन चुका था, ये 0 डिग्री सेल्सियस में, ये आइस भी 0 पे है, अभी भी यहाँ पे भी आइस 0 पे है, और ये वाटर जो है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर फिर से फ्रीज हो जाएंगे। तो आइस यहाँ पर, आइस जो बीच में वाटर था, वाटर वो फिर से फ्रीज होके आइस हो जाएंगे, फ्रीजेस टू आइस। और जैसे ये वाटर फिर से फ्रीज होकर आइस होंगे, ये पूरा जुड़कर एक हो जाएगा। इसके मतलब कि जो 2 टुकड़ा है आइस का, मैं उसे प्रेस करूँगा तो इनके बीच में वाटर फॉर्म होगा, पहले प्रेशर के कारण मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है इसलिए वाटर बन रहा है, फिर जब मैं छोड़ दूँगा तो फिर प्रेशर चला गया, तो ये बीच का वाटर फिर से आइस बन जाएंगे और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, इसे हम कहते हैं रिजेलेशन ऑफ वाटर या आइस। ठीक है, तो ये वो फिनोमिना ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस अंडर प्रेशर एंड रीफ्रीजिंग अगेन ऑन रिलीजिंग द प्रेशर, दिस इज कॉल्ड रिजेलेशन ऑफ आइस। अब सेम चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इफेक्ट ऑन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इट, इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है।
फिर से वही बात, ऐसा देखा गया है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, लिक्विड से हमें क्या कन्वर्ट करना है, वेपर में। तो कोई भी चीज़ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मतलब क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये मुझे बॉइलिंग करने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करना है। ठीक है, लेकिन प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो क्या प्रेशर बढ़ाना बॉइलिंग को सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इट अपोजेस, लिख सकते हैं ऐसे कि अपोजेस बॉइलिंग, बॉइलिंग को में बाधा दे रहा है। ठीक है ना, तो बॉइलिंग में बाधा दे रहा है तो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है ना, इंक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर नॉर्मल प्रेशर में, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया एट हायर प्रेशर, अगर प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया मतलब ये अब 100 में नहीं 100 मान लेता हूँ, 15 डिग्री सेल्सियस में ये अब बॉयल करेंगे। मतलब उसी वाटर को बॉयल करने के लिए मुझे उनका टेम्परेचर को 100 की जगह 115 डिग्री करना पड़ेगा, तब वो बॉयल करेंगे। तो प्रेशर कुकर में यही होता है। प्रेशर कुकर में क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं तो अंदर जो वाटर है वो 100 नहीं बल्कि और ज़्यादा टेम्परेचर उसे चाहिए होता है बॉयल करने के लिए। और जब वाटर ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा है तो वाटर के साथ जो भी उसमें रखा है, जैसे कि पोटैटो रखा है, राइस रखा है, वो भी ज़्यादा हीट पा रहा है वाटर के कारण। तो इसलिए वो जल्दी कुकिंग भी होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है प्रेशर कुकर के अंदर हम ज़्यादा कर सकते हैं। 100 की जगह 115 120 कर सकते हैं। तो यही कारण है प्रेशर कुकर में कुकिंग क्विकली होता है। और ठीक इसका उल्टा है कि जब हम प्रेशर घटाएंगे तो हमारा वॉल्यूम, प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब ये बॉइलिंग को सपोर्ट कर रहा है एंड इट हेल्प्स बॉइलिंग, और बॉइलिंग को सपोर्ट कर रहा है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब अगर हम पहाड़ में चले जाए तो पहाड़ में क्या होता है, हमारा प्रेशर हाई ऑल्टीट्यूड में, एट हाई ऑल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब हमारा वाटर जो प्रेशर डिक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्योंकि ये हेल्प करता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज है ना, लिखा है मैंने, डिक्रीज है। तो इसका मतलब कि एक्चुअली वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करना चाहिए, लेकिन पहाड़ों में जाकर देख रहे हैं कि वो 90 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल कर रहा है, या कभी 80 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल कर रहा है। इसका मतलब कि मैं अगर मैगी बनाऊंगा तो वहाँ पर पहाड़ में जल्दी नहीं कुक होगा, क्योंकि वाटर तो हाँ 80 में ही बॉयल करने लग रहा है। तो उससे में तो ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ही वो बॉयल कर रहा है। तो कुछ भी कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएंगे एट हाई ऑल्टीट्यूड। ओके, और मेल्टिंग की तरह बॉइलिंग में भी जब तक बॉइलिंग प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्सन चल रहा है, तब तक हमारा टेम्परेचर जो है फिक्स रहता है, और उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर के केस में जब तक हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तब तक वाटर का और वेपर का दोनों का ही टेम्परेचर फिक्स रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसी टेम्परेचर को ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे ही जब हमारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है उस वक्त आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो आइस गलकर वाटर में मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो चुका है उस वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। देयरफॉर ये पूरा चीज़ का टेम्परेचर उस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस है, और इस 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजेशन पॉइंट भी कहते हैं। वेपर बन रहा है उस वक्त। ठीक है, अब हम एक टर्म देख लेते हैं लास्ट, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर। तो इसे पहले लिखते हैं फिर पढ़ते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है? व्हेनेवर लिक्विड evaporates at any temperature, the vapor exerts a pressure on everything in contact। ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी का मतलब है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड रखा है, ठीक है, तो ये लिक्विड एवापोरेट हो गई। चाहे अगर मैं हीट करूँगा तो जल्दी जल्दी एवापोरेट होगा, अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा तो धीरे धीरे एवापोरेट होगा, लेकिन होगा ही। इसमें लिक्विड तो आजीवन नहीं रह जाएगा, ये सूख कर ख़त्म होकर एम्प्टी कंटेनर बन जाएगा, ये तो होगा ही। तो ये जो वेपर बनकर एवापोरेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो वेपर बना है ना, ये वेपर अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग दी सरफेस, इस सरफेस के ऊपर हर जगह एक प्रेशर लगाता है, और इसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। ये वेपर जो है ऐसे निकल रहे हैं, तो इस सरफेस के ऊपर इसके आसपास यहाँ पर जो बॉडी है, जो भी इनके पास आ रहा है, उनको उनके उन पर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए लिखा है प्रेशर ऑन एवरीथिंग इन कॉन्टैक्ट। उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब एक बात समझिए कि अगर ये कंटेनर सील होता तो क्या था, यहाँ तक इसमें लिक्विड है, मैं पकड़ लेता हूँ वाटर ही है, ठीक है, ये कंटेनर सील है, तो यहाँ से वेपर उठेंगे थोड़े से, और ये यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पर वेपर आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एवापोरेशन ऑफ वाटर जो है स्टॉप हो गया, क्योंकि ये स्पेस जो है ना, स्पेस, ये स्पेस जितना वेपर ले सकता था या अपने अंदर समा सकता था, उतना वेपर ऑलरेडी समा चुका है। इससे ज़्यादा वेपर अब इस स्पेस में नहीं आ सकता, ये स्पेस इससे ज़्यादा वेपर अब नहीं रख सकता है अपने अंदर। देयरफॉर ये एवापोरेशन प्रोसेस भी रुक जाता है एम्प्टी में, क्लोज में। देयरफॉर अगर अगर वाटर को सील करके रखते हैं तो कई सालों तक वाटर इसमें सील रह जाएंगे, लेकिन अगर इसी कंटेनर का मुख खोल कर मैं ऐसे रख देता हूँ तो देखूंगा कि 10 15 20 दिन के बाद ये वाटर सब खत्म होकर उड़कर चले गए बाहर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। तो इस टाइप के जो यहाँ पर जब सील हो जाएंगे, यहाँ पर एयर जो है, इस एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर वेपर जितना ये एम्प्टी स्पेस होल्ड कर सकता था वो पूरा होल्ड कर चुका है, तो हम कहेंगे कि ये स्पेस जो है अब वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो वेपर है ये सैचुरेटेड वेपर है, ठीक है। यहाँ पर जो वेपर बनेंगे उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। वहीं जब हमारे पास ऐसा कंटेनर है जहाँ पर अभी तक ये सैचुरेशन नहीं हुआ है, अभी यहाँ से एवापोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी ये स्पेस जो है और कुछ वेपर समा सकता है अपने भीतर, तो इस वेपर को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड वेपर। तो इनिशियली हमारा सब कुछ अनसैचुरेटेड रहता है, वेपर यहाँ से निकल निकल कर इसमें भरते जाएंगे, और एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसे जहाँ हम कहेंगे कि ये वेपर सैचुरेटेड वेपर बन गया है, और उसके बाद एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, और नया से कोई भी वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये हमने समझ लिया सैचुरेटेड वेपर एंड अनसैचुरेटेड वेपर। अब एक टर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर, और जिनसे हम ये समझेंगे कि वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, वेपर एंड गैस में क्या डिफरेंस है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में अगर हमारा कोई गैस है, मान या कोई भी गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है, गैस नहीं कहेंगे बल्कि गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस। तो अगर ये गैसियस सब्सटेंस हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो है,
gaseous substance is below critical temperature तो इसे मैं अंडर प्रेशर फिर से लिक्विड बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये गैसेस सब्सटेंस एबव क्रिटिकल टेम्परेचर है, एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, तो मैं अंडर प्रेशर इसे कैन नॉट बी लिक्विफाइड, जितना भी प्रेशर दूंगा इसे लिक्विफाई नहीं कर सकता, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर अगर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है तो मैं अब इसे जितना भी प्रेशर दूंगा इट विल नॉट लिक्विफाई अंडर प्रेशर। इसे मैं अब जितना भी प्रेशर इसमें दे दूँ ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज़ों को हम कहते हैं गैस। वेयर एज अगर इनका टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो मैं इट कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। प्रेशर देने से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, वेपर। तो वाटर में भी सेम चीज़ है। जब मैं उस ऐसा एक वेपर क्रिएट हो गया वाटर का जिसे जो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो उसे मैं प्रेशर दूंगा, वो वाटर वेपर से फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसे मैं कहूँगा वेपर। लेकिन वो ऐसे टेम्परेचर में चला गया है जो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, उस टेम्परेचर में मैं उसे जितना भी कंप्रेस करूँ वो कभी भी गैस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब मैं उसे कहूँगा गैस। तो ये डिफरेंस है हमारे गैस और वेपर के बीच में। जो भी गैसियस सब्सटेंस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है उन्हें हम गैस कहते हैं, जो भी गैसियस सब्सटेंस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है उन्हें हम वेपर कहते हैं। दैट्स इट।